नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो बहुत आम है पर कानूनी तौर पर थोड़ा पेचीदा है। दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार। जी। अक्सर हम सुनते हैं दादा खरीदे पोता बरते, है ना? समाज में तो ये कहावत खूब चलती है। हाँ, बिल्कुल सुनिए ये कहावत। लेकिन देखिए, जो समाज में चलता है और जो कानून कहता है उसमें कई बार फर्क होता है। सही बात है। आज हम इसी कानूनी पहलू को थोड़ा खंगालेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। खास तौर पर दादाजी की खुद की कमाई हुई संपत्ति, मतलब स्वअर्जित संपत्ति, हाँ। और जो खानदानी संपत्ति है जिसे पैतृक कहते हैं, उसके बीच का फर्क समझेंगे। और ये देखेंगे कि पोते का हक असल में कब और किस संपत्ति पर बनता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का भी जिक्र होगा, आपने बताया था। उत्तम बनाम सौभाग सिंह। जी हाँ, उत्तम बनाम सौभाग सिंह मामला। वो इस पूरी तस्वीर को समझने में काफी मदद करता है। बढ़िया। तो ये जानना वाकई दिलचस्प होगा क्योंकि ये मुद्दा न जाने कितने परिवारों में उलझन पैदा करता है। चलिए फिर शुरू करते हैं स्वअर्जित संपत्ति से। ये होती क्या है, पहले ये समझाइए। देखिए, स्वअर्जित संपत्ति जैसा नाम से ही पता चलता है, वो संपत्ति है जो दादाजी ने खुद अपनी आय से, अपनी मेहनत से कमाई हो, खरीदी हो। ओके। इसमें वो संपत्ति भी आ सकती है जो उन्हें किसी वसीयत से मिली हो या गिफ्ट में मिली हो, मतलब जो उनके पुरखों से, उनके पिता या दादा से न मिली हो, वो उनके लिए स्वअर्जित मानी जाएगी। अच्छा। कानूनी नजरिए से देखें तो इस तरह की संपत्ति पर दादाजी का पूरा, मतलब 100% मालिकाना हक होता है। 100%? तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जीते जी उस प्रॉपर्टी पर कोई और दावा नहीं कर सकता, बेटा भी नहीं, पोता भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक दादाजी जीवित हैं, वो ही उस संपत्ति के अकेले मालिक हैं। वो चाहें तो उसे बेच दें, किसी को गिफ्ट कर दें या फिर वसीयत लिखकर किसी को भी दे दें। किसी को भी? मतलब परिवार के बाहर भी? हाँ, किसी को भी, बेटे को, पोते को, बेटी को, पत्नी को, या सच में परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को भी। ये पूरी तरह उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। और अगर मान लीजिए दादाजी बिना वसीयत लिखे गुजर जाते हैं, तब क्या होता है? क्या तब पोते का कोई रोल आता है? नहीं, सीधे तौर पर तब भी नहीं। अगर वसीयत नहीं है तो उनकी स्वअर्जित संपत्ति उनके कानूनी वारिसों में बंटती है। कानून में इन्हें क्लास 1 वारिस कहते हैं। क्लास 1 वारिस। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आमतौर पर उनकी पत्नी अगर जीवित हैं, उनके बेटे, उनकी बेटियां और उनकी मां अगर जीवित हैं शामिल होते हैं। संपत्ति इन सब में बराबर बराबर बंट जाती है। पोते का नाम यहां भी सीधे नहीं आता। लेकिन शायद कोई एक स्थिति है जहां पोते को हिस्सा मिल सकता है। आपने शुरू में कुछ इशारा किया था। हाँ, वो एक खास और थोड़ी अलग सिचुएशन है। मान लीजिए दादाजी के जीते जी ही उनके किसी बेटे की मृत्यु हो जाती है, मतलब पोते के पिता की डेथ हो जाती है। अच्छा। ऐसी सूरत में जब बाद में दादाजी का निधन होता है बिना वसीयत के, तो उनकी संपत्ति जब क्लास 1 वारिसों में बंटती है, तो जो हिस्सा उनके उस दिवंगत बेटे को मिलता, वो हिस्सा अब उसके बच्चों को, यानी पोते पोतियों को मिलेगा। ओ, समझी। तो ये हिस्सा पोते को सीधे दादाजी की संपत्ति से नहीं मिल रहा, नहीं, बल्कि अपने पिता के हिस्से के तौर पर मिल रहा है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है ना? एकदम। ये पोते का सीधा अधिकार नहीं है दादा की स्वार्जित संपत्ति पर। ये उसे अपने पिता के माध्यम से मिल रहा है, क्योंकि पिता अब नहीं रहे। अगर पिता जीवित हैं तो स्वअर्जित संपत्ति में पोते का सीधा दावा नहीं बनता। ठीक है। तो ये स्वअर्जित संपत्ति वाला मामला तो काफी हद तक साफ हो गया कि दादाजी की मर्जी ही सबसे अहम है। लेकिन अब बात करते हैं उस संपत्ति की जो पीढ़ियों से चली आ रही है, खानदानी संपत्ति, जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। जी, यहां पर कहानी बिल्कुल अलग है। पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो है जो किसी पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली हो, और वो कम से कम 4 पीढ़ियों से अविभाजित चली आ रही हो। 4 पीढ़ियों से? हाँ, हिंदू उत्तराधिकार कानून के हिसाब से ऐसी संपत्ति में बेटे, पोते और परपोते का जन्म से ही अधिकार होता है, जन्म लेते ही। जन्म से मतलब जैसे ही पोता पैदा हुआ उसका हक बन गया? बिल्कुल। उन्हें कानून की भाषा में कोपार्टनर या हमवारिस कहते हैं। कोपार्टनर, ये शब्द थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। कोपार्टनर का मतलब है सहस्वामी या जॉइंट ओनर। तो पैतृक संपत्ति में पोता या पोती जन्म लेते ही अपने पिता और दादा के बराबर का हिस्सेदार बन जाती हैं। वो सिर्फ वारिस नहीं है कि पिता या दादा के बाद हक मिलेगा, नहीं, उसका हक जन्म से ही स्थापित हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दादाजी इस पैतृक संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी एक के नाम नहीं कर सकते या बेच नहीं सकते? मोटे तौर पर हाँ, वो संपत्ति के अकेले मालिक नहीं है।
वो एक तरह से उस संपत्ति के मैनेजर या कर्ता हो सकते हैं, लेकिन वो उसे अपनी मनमर्जी से बेच नहीं सकते या किसी एक वारिस को, जैसे अपने किसी एक बेटे को, नहीं दे सकते अगर दूसरे कोपार्सन्स जैसे पोते मौजूद हैं और सहमत नहीं है, अच्छा। क्योंकि उन सबका उसमें जन्म से अधिकार है। बंटवारा अगर होगा तो सभी हम वारिसों की सहमति से या फिर कानून के मुताबिक होगा। ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है स्वरजित और पैतृक संपत्ति के अधिकारों में। हाँ, और शायद इसी कानूनी स्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में उत्तम बनाम सौभाग्य सिंह और पुख्ता किया। जी हाँ, वो केस इसी से जुड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है। उस मामले में हुआ ये था कि एक पोते ने अपने दादा की संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा कर दिया। उसका दावा था कि संपत्ति पैतृक है और उसमें उसका जन्म सिद्धाधिकार है, इसलिए उसे हिस्सा मिलना चाहिए। और खास बात यह थी कि उस वक्त पोते का पिता जीवित था। हाँ, यही अहम नुक्ता था। पोते का पिता जीवित था और पिता और चाचाओं ने पोते के इस दावे का विरोध किया। तो फिर कोर्ट का क्या फैसला रहा? निचली अदालतों का और फिर सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट दोनों ने यही माना कि क्योंकि पोते का पिता जीवित है, इसलिए पोते का अपने दादा की संपत्ति में, खासकर अगर वो स्वअर्जित है या उसे पैतृक साबित नहीं किया जा सका है, कोई सीधा अधिकार नहीं बनता और वो बंटवारे के लिए मुकदमा नहीं कर सकता। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात की पुष्टि की। कोर्ट ने साफ किया कि हिंदू कानून के तहत पिता के जीवित रहते हुए पोते का दादा की स्वअर्जित संपत्ति पर कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता, वो बंटवारे की मांग नहीं कर सकता। तो ये फैसला एक तरह से उस आम धारणा को तोड़ता है कि दादा की हर संपत्ति पर पोते का हक है। बिल्कुल। वो धारणा अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ पैतृक संपत्ति के लिए कुछ हद तक सही है, वो भी जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में। दादाजी की अपनी कमाई हुई यानी स्वअर्जित संपत्ति पर उनका पूरा अधिकार है। जब तक पिता जीवित हैं, पोता उसमें सीधा दावा नहीं कर सकता। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकाले हम, एकदम संक्षेप में? निचोड़ ये है, पहली बात, दादा की स्वअर्जित संपत्ति पर उनका पूरा कंट्रोल है, वो जिसे चाहें दे सकते हैं। पोते का उसमें सीधा अधिकार नहीं है, सिवाय उस एक स्थिति के जब पिता की मृत्यु दादाजी से पहले हो गई हो। ठीक है। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति जो खानदानी है, उसमें पोते और पोती का भी 2005 के संशोधन के बाद का जन्म से ही दादा और पिता के बराबर का अधिकार होता है, वो को-पार्सनर है। और उत्तम बनाम सौभाग्य सिंह केस? और उत्तम बनाम सौभाग्य सिंह केस इस स्थिति को खासकर पिता के जीवित रहते पोते के अधिकारों के संदर्भ में मजबूती से स्थापित करता है कि स्वअर्जित संपत्ति में पिता के होते हुए पोता दावा नहीं कर सकता। ये कानूनी फर्क जानना वाकई बहुत जरूरी है। और ये सोचने वाली बात है कि आज के जमाने में जहां स्वअर्जित संपत्ति का चलन बढ़ रहा है, लोग खुद बना रहे हैं संपत्ति, बिल्कुल, वहां परिवारों की जो उम्मीदें होती हैं संपत्ति को लेकर और जो कानूनी हकीकत है, उनमें कैसे तालमेल बैठता होगा, या कहीं टकरावों की स्थिति तो नहीं बनती? इस पर सोचना चाहिए। सही कहा। ये एक दिलचस्प सामाजिक और कानूनी सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।